चलो बच्चों, अभी नेक्स्ट हमें देखना है एप्लीकेशन ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसे ही हम यूसीएमबी कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब हमने सर्कुलर मोशन देखा था। सर्कुलर मोशन यानी क्या होता है, तो एक ऑब्जेक्ट अगर दूसरे के बाजू में सर्कल में घूम रहा है तो उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। और अगर वो यूनिफॉर्म है, मतलब वो हर एक रिवॉल्यूशन जो कंप्लीट कर रहा है उसका हर एक रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड सेम है, अगर हर एक रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड सेम रहता है तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का हमें पहला एप्लीकेशन यहाँ पे देखना है, वो है व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, तो एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक है, मतलब एक प्लेन रोड ही है, लेकिन वो सिर्फ एक ऐसे सर्कल के फॉर्म में हमने लिया है, ऐसा टर्न है। ठीक है, अब इमेजिन करो आपका व्हीकल इधर से आ रहा है और वो इधर से आने के बाद ऐसे टर्न ले रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर वो इधर से आके ऐसे इधर लेफ्ट टर्न ले रहा है तो अगर उसकी स्पीड यहाँ पे आने के बाद अगर मैक्सिमम रही, ठीक है, अगर स्पीड लिमिट से ज्यादा हो गई तो व्हीकल यहाँ पे कंट्रोल नहीं होगा और व्हीकल जब इधर से आएगा तो वो दूसरी साइड से रोड के बाहर चला जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए वहां पे हमें उसकी स्पीड एक मैक्सिमम लिमिट तक ही कंट्रोल करनी है, जिसकी वैल्यू अभी हमें यहाँ पे निकालनी है। ये मैक्सिमम स्पीड मतलब ये आपकी मैक्सिमम सेफ स्पीड है। ठीक है, अगर यहाँ तक आपका व्हीकल का स्पीड पहुंचता है तभी आप मैक्सिमम स्पीड पे टर्न ले सकते हो। अगर आपकी व्हीकल की स्पीड इस मैक्सिमम सेफ स्पीड से ज्यादा हो गई तो व्हीकल आपका दूसरी साइड में चला जाएगा, और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आपकी मैक्सिमम सेफ स्पीड कितनी होनी चाहिए वो भी हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। अब ये आपका एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक है, मतलब ये रोड एक प्लेन रोड ही है, एक प्लेन ही रोड है, लेकिन सिर्फ हमने इसको एक सर्कल के फॉर्म में यहाँ पे कंसीडर किया है, ऐसे टाइप में है। वो एक सिर्फ टर्न ले रहा है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, प्लेन रोड ही है आपका ही। ठीक है, अब ये जो सर्कुलर ट्रैक होता है, तो अगर ये एक सर्कुलर ट्रैक है तो इसका कहीं तो भी एक सेंटर आएगा, तो ये सेंटर हमने लिया है सी। और समझो, इमेजिन करो आपका व्हीकल यहाँ पे है। ओके, तो ये व्हीकल आपके व्हीकल से इधर की तरफ हमारा आएगा सेंटर सी। अब ये पोजीशन हमने यहाँ पे दिखाई है, तो यहाँ पे आपका व्हीकल है, ठीक है, और ये आपका ये साइड में उसका सेंटर आ गया। तो ये डायग्राम हमने यहाँ पे बनाई है, और आप इमेजिन करो आप इसको पीछे की साइड से देख रहे हो, ये साइड से देख रहे हो। ठीक है, तो पीछे से आपको ये ऐसा व्हीकल दिखेगा और सेंटर आएगा ये साइड में, तो ये डायग्राम ऐसी बन जाएगी। अब देखो, अब इस व्हीकल के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। अब इसके ऊपर पहला जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स आपका आएगा, इसका व्हीकल का वेट mg। सो डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द व्हीकल आर, तो व्हीकल के ऊपर लगने वाले अलग अलग फोर्सेस कौन से आएंगे। पहला फोर्स आएगा वेट ऑफ द व्हीकल mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की डायरेक्शन में, और दूसरा आएगा इसके ऊपर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स, ये आएगा n। और ये नॉर्मल रिएक्शन जो होती है ये क्या होता है, देखो, तो व्हीकल जब आपका टर्न लेता है, कोई भी व्हीकल है ना, जब वो टर्न लेता है, यानी क्या होता है, आपका व्हीकल इस प्लेन रोड सरफेस के ऊपर है, तो व्हीकल क्या करेगा, व्हीकल का वेट उसके सरफेस के ऊपर लगेगा, ग्राउंड के ऊपर लगेगा, तो इसके अपोजिट में ग्राउंड सरफेस भी क्या करेगा, उसको एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, जो न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से होगा। इसका वेट लग रहा है व्हीकल का नीचे, तो इसको अपोज करने वाला ग्राउंड सरफेस भी व्हीकल के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, और वो रहेगा आपका नॉर्मल। अब ये नॉर्मल होता है ना, ये हमेशा आपके सरफेस को परपेंडिकुलर होता है। अगर सरफेस ऐसा है तो नॉर्मल ऐसा आएगा, अगर सरफेस ऐसा टिल्ट हो गया तो नॉर्मल भी ऐसा हो जाएगा, और अगर ग्राउंड सरफेस ऐसा हो गया तो आपका नॉर्मल भी ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल हमेशा आपके सरफेस को परपेंडिकुलर होता है, सो इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रोड सरफेस, ये हमेशा रोड सरफेस को परपेंडिकुलर रहेगा। तो ऐसे हमारे यहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, और तीसरा फोर्स एक लग रहा है जो है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स Fs। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है Fs, ये क्या होता है,
ये फ्रिक्शनल फोर्स या इसे ही हम ऐसा कहते हैं फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब ये फोर्स क्या करता है, देखो ये फ्रिक्शनल फोर्स होता है, मतलब ये फोर्स आपके व्हीकल के टायर्स और रोड सरफेस इन दोनों के बीच में लगेगा। ठीक है, जहां पे व्हीकल का और रोड का कांटेक्ट आ रहा है वहां पे आपका फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो ये टायर के ऊपर लगने वाला फोर्स है। और ये फोर्स क्या करता है, अगर व्हीकल की स्पीड आपकी मैक्सिमम से ऊपर गई, ठीक है, एक वैल्यू के अगर ऊपर जाती है तो व्हीकल यहाँ पे टर्न लेते टाइम कंट्रोल नहीं होगा और वो व्हीकल दूसरी साइड में नीचे चला जाएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, अगर वो व्हीकल रोड से बाहर निकल रहा है तो उसको रोड की तरफ खींचने का काम करता है। मतलब अगर आप फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन देखेंगे तो वो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है और इधर हमारा रहता है सेंटर। तो ये फोर्स आपका बाहर से अंदर की तरफ जाएगा इधर। ठीक है, तो ये आ गया आपका फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये फोर्स आपके व्हीकल को रोड के साथ पकड़ के रखता है, व्हीकल को रोड को छोड़ने नहीं देता है, रोड के नीचे नहीं जाने देता है। तो ये आपका एक स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स हो गया। अब ये फोर्स हमारा जा रहा है सेंटर की तरफ, और याद रखना ये फोर्स जो होता है ये हमेशा अलोंग द सरफेस होता है। जैसा आपका सरफेस रहेगा वैसा ही फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। सो दिस इज ऑलवेज अलोंग द सरफेस, ये सरफेस की डायरेक्शन में होता है। ठीक है, जैसा भी सरफेस रहेगा ये उसी की डायरेक्शन में आएगा। अब आपका रोड सरफेस ऐसा है तो फ्रिक्शनल फोर्स देखो सरफेस के ऊपर, और ये अभी जा रहा है सेंटर की तरफ। तो ये एफ एस इज मूविंग टूवर्ड्स सेंटर, है ना, ये सेंटर की तरफ जा रहा है। तो अगर ये सेंटर की तरफ जा रहा है मतलब ये एक सेंट्रीपेटल फोर्स का काम करेगा। सो इट विल एक्ट एज सेंट्रीपेटल फोर्स, ये सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह काम करेगा। और अगर ये सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह एफ एस काम कर रहा है तो न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से इसको अपोज करने वाला एक अपोजिट फोर्स आएगा जो सेंटर से दूर जाने वाला होगा, और यही हमारा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो ये एफ एस को बैलेंस करने वाला होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अब यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन कंसिडर करते हैं। सो अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, अब इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो अपवर्ड फोर्सेस लग रहे हैं, ऊपर जाने वाले जितने फोर्सेस है और नीचे जाने वाले जितने फोर्सेस है वो दोनों इक्वल रहते हैं, और जो राइट में जाने वाले फोर्सेस है और लेफ्ट में जाने वाले फोर्सेस होते हैं उन वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो यहाँ पे अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन कंसिडर करते हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं दैट लेफ्टवर्ड फोर्सेस आर इक्वल टू द राइटवर्ड फोर्सेस। ठीक है, जितने फोर्सेस लेफ्ट में जा रहे हैं और जितने राइट में जा रहे हैं दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी। अब यहाँ पे लेफ्ट में जाने वाला फोर्स एक ही है हमारे पास एफ एस, और राइट में जाने वाला एक फोर्स है वो है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब ये जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना, इसका फॉर्मूला देखो, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का जो फोर्स है ना ये हमेशा हमारी नॉर्मल रिएक्शन को परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, तो ये एफ एस नॉर्मल रिएक्शन को प्रोपोर्शन होता है, सॉरी, ये हमेशा नॉर्मल रिएक्शन को प्रोपोर्शन होता है। तो अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन निकाल देते हैं तो यहाँ पे आएगा आपका इक्वल टू और एक कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं लेटर म्यू से। तो एफ एस इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू इंटू एन। अब ये म्यू होता है हमारा कोइफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब यहाँ पे हमारा फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है तो इसको हम म्यू एस भी लिख सकते हैं। तो ये म्यू एस यानी बन जाएगा हमारा कोइफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे रखते हैं। तो एफ एस इज इक्वल टू आएगा म्यू एस इंटू एन, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, ये फॉर्मूला होता है एक तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर या फिर एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के हमारे पास यहाँ पे दो फॉर्मूले हैं, लेकिन इसमें से हम एक ही यूज करेंगे ये वाला, यहाँ पे हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो हम सिर्फ यही यूज करेंगे एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो म्यू एस इंटू एन इज इक्वल टू आ गया एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला आ गया।
चलो आप इतना नोट डाउन करो, फिर हम आगे का देखेंगे। चलो अभी हम इसको देते हैं इक्वेशन 1। अब ये हमारी इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन हो गई। अब हम इक्विलिब्रियम की दूसरी कंडीशन कंसिडर करते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या आएगी? पहले में देखो हमने लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड फोर्सेस ले लिए, दूसरा हम लेंगे अपवर्ड फोर्स आर इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। सो अपवर्ड फोर्सेस आर इक्वल टू द डाउनवर्ड फोर्सेस, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। अब ऊपर की तरफ जाने वाला हमारा एक ही फोर्स है और वो है नॉर्मल रिएक्शन एन, और नीचे की तरफ जाने वाला भी एक ही फोर्स है, वो है हमारा वेट ऑफ द व्हीकल, तो ये जाएगा नीचे, तो एन इज इक्वल टू आएगा एम जी। इसको देते हैं हम इक्वेशन 2। तो ये आ गया इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब हम इन दो इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं। सो डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया। तो देखो क्या आएगा, इसकी लेफ्ट साइड है म्यू एस इंटू एन अपॉन, इसकी लेफ्ट साइड है एन इज इक्वल टू, इसकी राइट साइड आएगी एम वी स्क्वायर अपॉन आर डिवाइडेड बाय, इसकी राइट साइड आएगी एम जी। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये एन से एन कैंसिल हो जाएगा, ये एम के साथ ये एम भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा म्यू एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू जी, ये आर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब इसके ऊपर से अगर हम वी स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं तो ये आर जी इधर नीचे है, इधर क्या तो ऊपर जाएगा, तो ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा ये म्यू एस इंटू बन जाएगा ये आर जी, और अगर हम दोनों का रूट लेते हैं तो v इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट म्यू एस आर जी। ये आपकी वेलोसिटी की वैल्यू होगी, और ये जो वैल्यू है म्यू एस इंटू आर जी, ये आपकी एक ऑप्टिमम वैल्यू है। ठीक है, दिस इज अवर ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, चलो आप इतना नोट डाउन कर लो। देखो ये जो वैल्यू है वेलोसिटी की, इसको हम अगर लेते हैं v मैक्स, मतलब मैक्सिमम वैल्यू अगर लेते हैं, तो ये आपकी एक ऐसी वेलोसिटी की वैल्यू आएगी जहां तक अगर आपकी वेलोसिटी या स्पीड रहेगी तो व्हीकल आपका कंट्रोल में रहेगा। अगर यहां तक इस वैल्यू तक आपकी वेलोसिटी है तो आपका व्हीकल कंट्रोल में रहेगा। अगर वेलोसिटी इससे ज्यादा हो गई तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आप, और गाड़ी ये साइड में चली जाएगी, दूसरी साइड में। ठीक है, तो ये हो गया हमारी वेलोसिटी की वैल्यू। चलो तो अभी